हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। हम कंटिन्यू करेंगे अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के मेंस के PYQs के साथ। सो लेट्स बिगिन। देखिए, आज का पहला सवाल है 2021 का ये सवाल। डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेज एंड द इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स, मेंशन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान से समझनी है कि PYQs हम सारे डिजास्टर मैनेजमेंट के कर लेंगे 2025 से लेके 2019 18-19 तक। बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा भी कि सारे PYQs में सारे डिजास्टर्स जो हैं वो कवर नहीं होंगे। आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अर्थक्वेक के ऊपर, PYQs में बात कर रही हूँ मैं, अर्थक्वेक के ऊपर। अभी आपने क्वेश्चन देख लिया लैंडस्लाइड के ऊपर। आज हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिले क्लाउड बर्स्ट के ऊपर। क्लाउड बर्स्ट पे तो ऐसे पूछा गया कि भाई इसका फिनोमेना भी एक्सप्लेन कर दो और इम्पैक्ट भी एक्सप्लेन कर दो। अभी आपको शॉक होगा ये जान के कि क्लाउड बर्स्ट जो है 2022 के आसपास जो है GS1 में पूछा गया था। GS1 में क्यों? क्योंकि ये तो एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट एक डिजास्टर भी है, इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पूछ लिया। वापस घूम फिर के बात वही आती है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि आप कितना भी कर लीजिए, कंपार्टमेंटलाइज करके मेंस की तैयारी करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक्सपेक्ट मत करिएगा कि ये इस पोर्शन का सिलेबस है तो इसका सवाल वहीं आएगा। ऐसा नहीं है। कनेक्टिविटी जो थीम्स की है उसके हिसाब से ही यूपीएससी आपको पूछेगी। सेकेंड ऑफ ऑल, जो बात मैं कह रही थी कि जब हम PYQs कर रहे हैं, ऐसा है कि इंपॉर्टेंट थीम सारी कवर हो जाएंगी, बट फिर भी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कुछ रह गया है तो आप उसका जो नोट्स है, उसका जो डेटा है, एग्जाम्पल्स हैं, वो आप अपने हाथ में प्रिपेयर करके रख ले। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूं ये वाले कुछ सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आजकल आप अगर देखें हीट वेव्स हो गया, ठीक है, अर्बन फ्लड्स पे भी चलो मैंने करा दिया आपको सवाल, अर्बन फ्लडिंग हो गई, ठीक है, फ्लैश फ्लड्स हो गए, कोस्टल इरोजन हो गया, ये सब कुछ, इन सब पे भी आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड हो गया, GLOF, ठीक है, ये सारे पे भी आप जो है डेटा और अपना प्रॉपर पॉइंट्स और एग्जांपल्स प्रिपेयर कर लीजिए। वैसे तो देखो यही देखा जाता है कि ज़्यादातर जब PYQs करते हैं ना तो मेजर इंपॉर्टेंट थीम्स हो जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें पेपर निकालना है तो हमें सारे इंपॉर्टेंट थीम्स का कवरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टी डायमेंशनल कवरेज अगर नोट्स में नहीं होगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर हम वापस यहाँ पर क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन है यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि लैंडस्लाइड का जो जमीन खिसकती है और धंसती है उसके कॉजेज बताने हैं और उसका इफेक्ट बताना है। साथ साथ बताना है कि जो नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं। देखो लैंडस्लाइड, मैंने यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे मैंने जो है वो डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखा है, लेकिन आप जो हैं आप नहीं करेंगे ये, आप लिखेंगे डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन। ये मैं आपको एक्सप्लिसिटली बोल रही हूँ, आप डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन ही चूज करेंगे। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट वाले जो सब्जेक्ट्स हैं और उसके बाद सोसाइटी सोशल जस्टिस की कुछ थीम्स हैं, ये वाले के अंदर इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इनके अंदर डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन इज अ नॉन नेगोशिएबल। डू नॉट गो फॉर इंट्रोडक्शन विच एक्सप्लेन्स द क्वेश्चन और विच गिव्स अ जनरल डेफिनेशन। ये जो है ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आपको एज बनाना है ओवर दी अदर कॉम्पिटिटर्स, आपको ज्यादा नंबर चाहिए, तो आपको ये चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा। लैंडस्लाइड्स आर द डाउनहिल मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ। क्या है? डाउनस्लाइड, स्लोप के डाउन मूवमेंट होती है किस किस चीज की, या तो पत्थरों की, या अभी जो भी डेब्रिस जो मलबा है, या फिर पूरी अर्थ पूरा खिसक जाता है ड्यू टू स्लोप फेलियर। स्लोप जो है उसका फेलियर होगा ट्रिगर्ड बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। ये नेचुरल कारणों की वजह से भी हो सकता है और ह्यूमन कॉजेस की वजह से भी हो सकता है। अब लैंडस्लाइड्स के कॉजेस की बात करते हैं। सबसे पहले नेचुरल कॉजेस, सबसे फर्स्ट है इंटेंस और प्रोलॉन्ग रेनफॉल। आपने देखा है जब बहुत ज्यादा बारिश होती है उसकी वजह से जो स्लोप पे मिट्टी होती है उसकी लिक्विफिकेशन हो जाती है ना, वो दलदल जैसा, आपने देखा होगा ना, चिपकी हुई मोटी मिट्टी और दलदल जैसा हो जाता है जिसका खिसकना आसान हो जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और अगर स्लोप है उस पर मिट्टी है, आप चलेंगे तो आपका पैर फिसलता है, तो वो इतना ज्यादा फिसलन हो जाती है कि पूरा का पूरा जमीन जो है वो पत्थर पूरे फिसल जाते हैं। ये 2018 में जो केरला में फ्लड्स आए थे, इडुक्की और वायनाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लैंडस्लाइड्स हुई थी वो इसी कारण की वजह से
हुई थी। दूसरा कारण है हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स। अब वही इसमें भी पानी का रोल है। पानी जो है वो रिसता है, सीपेज होती है उसकी, वाटर सीपेज होती है थ्रू पोरस मटेरियल। पोरस मटेरियल कैसे, जैसे चौक होता है। पोरस मटेरियल वो होता है जिसके अंदर से पानी, स्पॉन्ज देखा होगा आपने, जिसके अंदर से पानी रिस सकता है, उसकी सीपेज हो जाती है, अंदर वो जाता रहता है पानी। उसकी वजह से अब अगर पानी रिसता रहेगा, सीपेज होती रहेगी अंदर, तो उसका जो स्लोप का मटेरियल है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगी, क्योंकि पानी एंटर कर चुका है। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण है सेस्मिक एक्टिविटी, यानी कि अर्थक्वेक्स। ग्राउंड में वाइब्रेशंस होती हैं, आपको पता है टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, इसकी वजह से वाइब्रेट होता है ग्राउंड, और पूरी की पूरी स्लोप जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाती है। पर्टिकुलरली हिमालयन रीजन में ये आपको देखने को मिलता है। फोर्थ है स्नो मेल्ट। ये भी एक नया वाली चीज है कि जब आपकी जो बर्फ होती है वो पिघलती है, और वही बात है, मिट्टी के साथ मिक्स होता है, वो फिसलन बन जाती है। ग्लेशियल रिट्रीट्स के टाइम पे देखा जाता है। एग्जाम्पल है उत्तराखंड, चमोली। अब बात करते हैं ह्यूमन कॉजेज की। ह्यूमन में तो देखो बहुत सारे कॉजेज है। सबसे पहला है अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन। वही बात है, आप जो हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में या फिर उन एरियाज में जिनकी ज्योग्राफी नेचुरली वीक है, वहां पर छेड़छाड़ करेंगे, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट करेंगे, तो ये तो होगा ही। अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, आप मलबा फेंकते हैं, आप पेड़ काटते हैं, ये सब भी आएगा। चार धाम हाईवे उत्तराखंड। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। पेड़ काटने से सीधी सीधी फिलॉसफी, सीधा सीधा कंसेप्ट क्या है, जो पेड़ होते हैं उसकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, खींच के रखती हैं। आप पेड़ काटेंगे, जो सॉइल के जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, जो रूट बाइंडिंग कैपेसिटी है, जो स्लोप का कोहेशन है कि उसने पकड़ रखी है मिट्टी, वो लूज हो जाएगा। इस वजह से ये वेस्टर्न घाट्स में बड़ा देखा जा रहा है। वेस्टर्न घाट में जो चाय और कार्डमम, ये जो आपकी इलायची है, उसकी प्लांटेशन की वजह से जो पेड़ कट रहे हैं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमें लगता है, ये ध्यान से समझिएगा बात, जब हम डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं ना, वी ऑलवेज फील या वी हैव अ जनरल परसेप्शन दैट जब भी पेड़ कटेगा उसका या तो फर्नीचर बनेगा या वो लैंड जो है वो किसी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के नाम जाएगी। हमें तो यही लगता है, या फिर वुड हम अपने किसी कमर्शियल यूज के लिए यूज कर रहे हैं। बट याद रखिएगा, जितनी पॉपुलेशन अर्थ पे बढ़ती जा रही है, जितनी डिमांड बढ़ती जा रही है, अर्थ की एक सिंपल कैरिंग कैपेसिटी है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए आप उतना ही खाना उगा रहे हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। तो जो पेड़ एग्रीकल्चर के लिए काटे जाते हैं ना, वो भी डिफॉरेस्टेशन ही कहलाती है। इसको ये मत समझिएगा कि भाई पेड़ काटा है तो आपने तो भाई खेती ही की है। नो, ट्रीज एंड फॉरेस्ट्स जो है उनका एक अलग इंपॉर्टेंस है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो सस्टेनेबली भाई एग्रीकल्चर ही किया है। नहीं, अर्थ को उतना ही नुकसान होने वाला है। आप आज बोलते हैं कि भाई हम अमेज़न फॉरेस्ट क्लीन अप कर रहे हैं, हम उनको काट रहे हैं, क्यों? पाम ऑयल की प्रोडक्शन, हमें पाम ऑयल चाहिए, हमें पाम उगाना है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि अमेज़न फॉरेस्ट की जो रोल था इकोलॉजिकल सिस्टम में, जो इकोसिस्टम के अंदर, वो क्या पाम वाली चीज कर देगी? नहीं करेगी, उल्टा नुकसान ही हो रहा है उसका। तो रिमेंबर दिस, दैट डिफॉरेस्टेशन डन फॉर एग्रीकल्चर इज ऑल्सो हार्मफुल। तो यहाँ पे ये वाली चीज याद रखनी है। तीसरा है माइनिंग एंड क्वारिंग एक्टिविटीज। वही, आप माइनिंग करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं, जमीन खाली आप भरते नहीं है प्रॉपरली, उसको इम्प्रॉपर एक्सकावेशन करते हैं, और वेस्ट डंपिंग प्रैक्टिसेस, जमीन पूरी की पूरी वो अंदर खाली है, वो धस जाती है पूरी। झारखंड और ओडिशा, ये जो रिसोर्स रिच एरियाज है, यहाँ पर देखने को मिलता है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अनसाइंटिफिक हिल कटिंग। आप बिल्कुल अनप्लान्ड तरीके से अर्बनाइजेशन करते हैं, देखते नहीं है, और पेड़ जो हिल कटिंग करते रहते हैं, वही हाईवेज चौड़े करने हो, रिजॉर्ट बनाना हो, कुछ भी करना हो। जोशीमठ में अभी आपने देखा होगा, एक ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जोशीमठ में ये चीज देखने को मिली है कि जमीन जो है धस रही है। इफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड, अब इफेक्ट हमें सबसे पहले तो पता है, जान जाएगी। लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरी, 250 लोग जैसे वायनाड वाली लैंडस्लाइड में मर गए। उसके बाद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा डैमेज पहुंचता है। जो हमारे नेशनल हाईवेज है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया आपका? वही हेल्थ, स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियर वगैरह हो गए। तो जो ये लैंडस्लाइड के कारण जम्मू कश्मीर और हिमाचल का जो NH-44 है वो काफी बार बंद हो चुका। इकोनॉमिक लॉसेस तो होने ही है, डिस्ट्रक्शन होएगा ही। जब जमीन धसती है, साथ में बिल्डिंग्स ले जाती है, सब कुछ ले जाती है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का 1 से 2% का इकोनॉमिक लॉस। रिवर ब्लॉकेज, अभी जितना भी मलबा है ये वैली में जब धसता है, नीचे तो नदी बह रही है वैली के अंदर, सारा डेब्रिस जो है वो क्रिएट्स टेम्पररी डैम्स एंड फ्लैश फ्लड। सारी रिवर बेड ऊंचाई पर आ जाती है, ऊपर बादल फटा, बारिश आई और उफान पर नदी, उससे क्या होगा? फ्लैश फ्लड्स आएंगे, सारा का सारा डेब्रिस रिवर बेड भर देती
होती है। 2021 में ऋषि गंगा वाला जो डिजास्टर था, रिवर ब्लॉकेज जो डेब्रिस की वजह से हुआ, उसकी वजह से था। फिफ्थ है डिजास्टर इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट, ये तो होना ही है, कोई भी डिजास्टर आए, नो मैटर, लोग जो वहां पे रह रहे हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट देखी जाती है, उन लोगों को वहां से जाना पड़ता है। एज पर इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर IDMC, इंडिया ने रिकॉर्ड किया है 5.4 मिलियन डिस्प्लेसमेंट इन 2024। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, सबसे पहले है लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन मैपिंग। देखो, जैसे हमने अर्थक्वेक के लिए भी किया हुआ है, आगे क्वेश्चन भी आएगा, अर्थक्वेक के लिए भी हमने जोन्स बना रखे हैं ना, सेस्मिक, आपने सेस्मिक जोन्स बना रखे हैं, अब तो 6 हैं लेटेस्ट में, तो पहले 4 थे, अब उन्होंने क्रिटिकल जोन भी बना दिया है हिमालयन वाला। तो ऐसे ही आपको लैंडस्लाइड के भी जो है जोनेशन मैपिंग करनी पड़ेगी। आप GIS यूज कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग और लिडार, ये यूज करके। सेकेंड है लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब देखो, किसी भी डिजास्टर के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का होना और उनका बहुत ही अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे जब भी जापान में सुनामी आती है, उनके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं। एग्जाम्पल है यूज ऑफ रेनफॉल थ्रेशोल्ड, आपको सेट करना पड़ेगा रेनफॉल का थ्रेशोल्ड। इसमें भी ना, ये जो रेनफॉल थ्रेशोल्ड है, इसमें बड़ी मिस एप्रोप्रिएशन देखी जाती है। आप जो है जनरली आपको लगता है कि भाई लैंडस्लाइड तब आएगा जब इतनी mm की रेनफॉल हो जाएगी, वो जो आपने अनुमान लगाया ना कि इतनी की रेनफॉल पे लैंडस्लाइड, उसकी भी मिस एप्रोप्रिएशन होती है। तो आपको जो रेनफॉल का थ्रेशोल्ड है कि भाई इतनी की रेनफॉल अगर हो गई, इसके बाद लैंडस्लाइड का खतरा है, आपको उसको सही एप्रोप्रिएट करना है। ऑटोमेटेड सेंसर्स एंड डॉपलर रडार सपोर्ट। तीसरा है अवेयरनेस जनरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। लोकल कम्युनिटीज जिनके ऊपर इसका प्रॉब्लम, इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एज इन चमोली जो है उत्तराखंड का, वो क्लाउड बर्स्ट के लिए भी बड़ा फेमस है, क्योंकि वो चारों तरफ से पहाड़ है, बीच में वैली है, हवा घूमती है और वहीं रुक जाती है, जिसकी वजह से क्लाउड बर्स्ट भी बहुत होते हैं, लैंडस्लाइड्स भी बहुत होते हैं। आपको अभी जैसे जोशीमठ में जमीन धसी, लोकल कम्युनिटी को अवेयरनेस देनी, समझाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एट द एंड उन्होंने ही ग्राउंड पे निपटना है उस डिजास्टर के साथ। उनको सेफ्टी मेजर समझाने, मिटिगेशन मेजर समझाने बहुत जरूरी हैं। फोर्थ है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड इन्वेंट्री, ताकि आप ढंग से प्लानिंग कर सकें, वो जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है उसको आप ढंग से डील कर सकें। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। बहुत सारे आपकी बॉडीज बनी हुई हैं, अगेन सिंक्रोनाइजेशन और जो कोऑर्डिनेशन है वो सही होना चाहिए, रोल्स सबके वेल डिफाइंड होने चाहिए, ताकि जुरिसडिक्शन का प्रॉब्लम ना आए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लोकल बॉडीज हैं, इन सबको इकट्ठे मिलके काम करना पड़ेगा। और लास्ट में है इंटीग्रेशन विद डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम अंडर सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया भी था कि सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ जो इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ आपको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे अपने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम्स एंड मिटिगेशन मेजर्स। देयरफॉर कंक्लूजन की बात करें, हमें इंजीनियरिंग, हमें पता है आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे मैंने आपको समझा था कि जापान ने जो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अर्थक्वेक प्रोन जो एरियाज हैं उनके लिए एक स्पेशल टाइप का आर्किटेक्चर डिजाइन किया है, ताकि उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो आपको इंजीनियरिंग की जरूरत है, साथ में आपको नेचर बेस्ड सोल्यूशन तो देने ही पड़ेंगे, तब जाकर आप जो है ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के साथ पूरा सेटअप बना के आप लैंडस्लाइड या फिर किसी भी डिजास्टर से फॉर मैटर आप उससे डील कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2020 का ये सवाल, डिस्कस द रीसेंट मेजर्स इनिशिएटेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच। यहाँ पर ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि इंडिया ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, जो कि दिखाता है कि इंडिया का जो रिएक्टिव अप्रोच था, हमें क्या चाहिए, प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव मतलब होने से पहले ही आपको एक तो रोकना है कि ऐसा हो ही ना, ह्यूमन कॉजेज, नॉट नेचुरल तो आप रोक नहीं सकते, ह्यूमन कॉजेस के कारण डिजास्टर ना आए। दूसरा, आ जाए तो इससे डील कैसे करना है, प्रोएक्टिव तैयारी, एडवांस प्रेप। ठीक है, रिएक्टिव अप्रोच से मूवमेंट दिखते हैं, ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट को ही कंसोलिडेट कर रहा है ये सवाल के अंदर। देखो इंट्रोडक्शन क्या है, इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ रिएक्टिव रिलीफ फोकस। हमारा ध्यान क्या रहता था, आने दो भाई डिजास्टर, जब आ जाएगा तब रिएक्ट करेंगे और फिर उस पर भी रिलीफ मेजर्स पे ध्यान देंगे कि एक बार आके चला गया है तो लोगों को वापस रिहैबिलिटेट कैसे करना है, वापस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बसाना है, इस सब पर हमारा
हमारा ध्यान रहता था, इसकी स्ट्रैटेजी हम बनाते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया, वी आर ऑन प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन मेजर्स। प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन मेजर्स वही नेचुरल तरीके आप रोक नहीं सकते, लेकिन जो आने वाले हैं डिजास्टर्स, जो आएंगे ही, उसका जो रिस्क है आप उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अर्थक्वेक को लेके चले, हमें पता है दिल्ली में कितनी सारी ओल्ड कंस्ट्रक्शन है ना, और दिल्ली का सेस्मिक जोन भी अच्छा खासा है। अगर आपकी तैयारी नहीं है, ठीक है, आप उसमें, फिर डिजास्टर की गलती नहीं है, आपने खुद ऐसा पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन बना रखा है कि अर्थक्वेक आएगा और सारी बिल्डिंग्स ढह जाएंगी। तो इसमें आप रिस्क रिड्यूस करने का तो आपका कोई तरीका ही नहीं है आपके पास। तो आपका ध्यान यहाँ पर ये होना चाहिए कि नेचुरल डिजास्टर्स को हम आने से नहीं रोक सकते, लेकिन उसका इम्पैक्ट कैसे मिनिमाइज होगा, उसका रिस्क का इम्पैक्ट कैसे मिनिमाइज होगा, हमें उस पर ध्यान देना है। जो इंडिया करने की कोशिश कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, हम सेंडाई ग्लोबल फ्रेमवर्क्स के साथ अलाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया, आप इसको देख सकते हैं। डिजास्टर का देखो, कोई भी इवेंट होता है, डिजास्टर का कोई भी इवेंट होता है, तो एक होता है प्री डिजास्टर, डिजास्टर आने से पहले, और फिर एक होता है डिजास्टर आने के बाद आप क्या करते हो। तो देखो, डिजास्टर आने से पहले आप क्या करते हो भाई, प्रिवेंशन, वही ह्यूमन कॉजेज, तो भाई प्लीज उसको तो रोक सकते हो ना, आप कोशिश कर सकते हो कि ना करो डेब्रिस, ना फेंको नदियों के अंदर, ना करो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, ना करो ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज नहीं होगा, ये सब। फिर उसके बाद मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस, तैयारी कर सकते हो, है ना, आपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना रखी है, फोर्सेज बना रखे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप कर रखे हैं, ये सब। अब डिजास्टर आ गया, प्रिपेयर्डनेस तैयारी कर ली है आपने देखा होगा कि जब साइक्लोन्स वगैरह हिट करते हैं, आपने नोटिस किया होगा ओडिशा और बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में, तो पहले से ही अर्ली वार्निंग्स जो है वो जारी हो जाती हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ये सब पहुंच जाती है, तो ये प्रिपेयर्डनेस है। फिर डिजास्टर आने के बाद आप रिस्पॉन्स कैसे करते हो उसको, है ना, आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, लोग क्या जा चुके हैं या फिर वहीं पर है, आपका कितना है। उसके बाद आने के बाद रिस्पॉन्ड हो गया, चला गया, डिजास्टर कंप्लीट हो गया, रिकवरी कैसे करते हो, वापस लोगों को रिहैबिलिटेट कैसे करोगे, वापस जो भी टूटा फूटा है, इलेक्ट्रिसिटी गई है, उसके पोल्स लगाने हैं, वापस बिल्डिंग्स बनानी है, व्हाटएवर, रिकवरी एंड देन रिहैबिलिटेशन। सॉरी, मैंने रिहैबिलिटेशन यही बोल दिया था, इसके बाद यहाँ पे रिहैबिलिटेशन, एंड दिस इज पोस्ट डिजास्टर। ठीक है, अब हमें बताना है इंडिया ने कैसे शिफ्ट किया है। सबसे पहले है लेजिस्लेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। किसी भी प्रॉब्लम का पहला सोल्यूशन वही है, आपके लॉज, रूल्स, मैकेनिज्म्स। पहला है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है, जिसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एपेक्स बॉडी है। मतलब पहले मल्टीपल बॉडीज पैरेलल बनी हुई थी, उसकी बजाय अब एक एपेक्स बॉडी है, उसके अंडर ये पूरा फ्रेमवर्क चलता है। दूसरा है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019। ये सेंडाई फ्रेमवर्क जो है ना 2015 से 30 तक के साथ अलाइंड है, जिसका काम है डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस करना। तीसरा है स्टेट लेवल पर भी डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनी हुई है, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के साथ काम करती है। डिसेंट्रलाइज, ऑब्वियसली बात है, एनडीआरएफ तो नेशनल लेवल पर है, लेकिन हर स्टेट के अपने अपने वल्नरेबिलिटीज है व्हेन इट कम्स टू डिजास्टर, है ना। जैसे उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये सब की वल्नरेबिलिटी साइक्लोन्स पे ज्यादा है ना। और उत्तराखंड और आपके हिमाचल हो गए, उनके लैंडस्लाइड्स की वल्नरेबिलिटी ज्यादा है। और उत्तराखंड और हिमाचल, उत्तराखंड की बात करें तो क्लाउड बर्स्ट को लेके है। तो आपको ये जो ग्रास रूट लेवल है, जो आपको डिसेंट्रलाइज तो चाहिए ही चाहिए, उसके लिए ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बना हुआ है। देन देयर इज नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी, ये बेटर इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन के लिए बनी हुई है। इमरजेंसी के टाइम पे कभी कभार डिजास्टर्स जो हैं वो बॉर्डर्स तो देखते नहीं है, तो आपको अगर इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन चाहिए, उसके लिए ये नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है। देन देयर इज अर्ली वार्निंग एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में आप टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी इंटीग्रेट की हुई है। सबसे पहला है साइक्लोन वार्निंग डिवीजन। ये ऐसे डिवीजन है जो 72 घंटे पहले, 72 आवर्स पहले ही साइक्लोन की प्रेडिक्शन, वही ये जो बे ऑफ बंगाल वगैरह में आते हैं, ये ऐसी से बताते हैं। सेकंड है आईएमडी वेदर अलर्ट, आपको पता ही है, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेदर अलर्ट है नेशनल। ये कलर कोडेड वार्निंग वाया टीवी एंड मोबाइल, आपने देखा होगा जब आप न्यूज चैनल्स पे देखते हो, इंडिया का मैप खोलते हो, या फिर अगर आप अपने फोन में भी देखते हो ना, तो आपने देखा होगा रेड हो रखा है, येलो हो रखा है, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, आपने देखा होगा। तो ये कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम देते हैं कि यहाँ पे मौसम खराब रहेगा, यहाँ पे गर्मी रहेगी, व्हाटएवर। तीसरा है सैचेट प्लेटफॉर्म, ये एआई बेस्ड रिस्क असेसमेंट टूल है। देन देयर इज कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, ये स्टैंडर्डाइज्ड अलर्ट मैसेजिंग अक्रॉस 12 लैंग्वेजेस। ये आपके फोन पे आपने देखा होगा अलर्ट मैसेजेस जो बजते हैं, अभी इसको लेके थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ था, सरकार ने अभी के लिए इसको रोक दिया है, लेकिन ये क्या आपके फोन पे
मैसेज भी आता है, एक नॉट दैट वाला अलर्ट जो बज रहा था वो तो अभी सरकार ने रोका है, एक मैसेज भी आ जाता है कि इतनी तेज हवाएं चलेंगी या फिर बारिश का टाइम है, तो ये अलर्ट मैसेजिंग होती है, 12 लैंग्वेजेस में आती है। जैसे अगर आप मोहाली वाले एरिया में देखेंगे ना तो पंजाबी लैंग्वेज में आती है। देन देयर इज इसरो मॉसडैक, ये है सैटेलाइट बेस्ड रियल टाइम डिजास्टर मॉनिटरिंग, जहाँ पे आप सैटेलाइट यूज करके डिजास्टर्स को मॉनिटर करते हैं। फिर है कम्युनिटी बेस्ड रिस्क रिडक्शन, यहाँ पर है आपदा मित्र स्कीम, आपदा इज डिजास्टर, 2016 में शुरू हुई थी। यहाँ पे आपने 1 लाख लोगों को कम्युनिटी वॉलंटियर बना के ट्रेन किया था 350 डिजास्टर प्रोन रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर है सुनामी रेडी प्रोग्राम, ये यूनेस्को रिकॉग्निशन है फॉर 4 इंडियन कम्युनिटी, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये वाले ज़्यादा वल्नरेबल हैं। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने भी आके साथ दिया था डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज़ में। इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे अकॉर्डिंग व्हाट आई फील इज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफ़ी प्रॉब्लम होती है और हमारे यहाँ पे अभी भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके उतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। अगर हम डिजास्टर रेजिलियंस की बात करें, फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस, 24 घंटे 24/7 24 आवर्स 7 डेज ऑपरेशंस होती है 28 स्टेट्स के अंदर। बिल्डिंग कोड्स 2016 मैंडेटरी है, सेस्मिक एंड विंड रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स, ये बिल्डिंग कोड्स आए थे, एक बहुत बड़ा डिजास्टर आया था, उसके बाद ये बोला गया था कि मैंडेटरी है कि अर्थक्वेक, सेस्मिक और विंड रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स आपको पूरे करने पड़ेंगे। अभी इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसी है वो डाउटफुल है। डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वही CDRI मैंने पहले भी बताया, कोएलिशन ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इनिशिएटिव एंड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर आप कोशिश कर रहे हैं कि डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करें। Then there is pre-positioned relief material, strategic reserves maintained at 71 locations nationwide। और अगर कंक्लूजन की बात करें, therefore this paradigm shift reflects India's commitment। हमने ये जो शिफ्ट किया, इतने सारे लेवल्स पर काम किया, हमने कम्युनिटी को लाने की कोशिश की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की, लेजिस्लेटिव मेजर्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, ये हमारा शिफ्ट दिखाता है कि वी आर कमिटेड टू बिल्ड बैक बेटर फिलोसफी, कि अगर कुछ नुकसान होता भी है विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये थे आपके आज के 2 सवाल। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।